Friends, so let's come to the biodiversity part of PT 365 environment and ये बहुत बड़ा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, ऑलमोस्ट 40 पेजेस का है इसमें। तो हम बायोडाइवर्सिटी को 3-4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हम कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ और इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे और जो हमारी स्पीशीज़ हैं, टाइगर कंजर्वेशन, चीता कंजर्वेशन से रिलेटेड ये सारी स्पीशीज़ हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज़ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड अभी रिसेंटली जो है रेटिफाई किया गया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिल के रेटिफाई किया है, जो कि लॉन्च कब हुआ था। 7 ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ़ंड है, जिसकी 7th असेंबली हुई थी, तब जो है ये लॉन्च किया गया था। तो अभी जो है इसको रेटिफाई किया गया है। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड क्या होता है। तो आई होप यू नो अबाउट व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज सिंपल, मतलब कि जितना भी जितने भी हमारे वर्ल्ड में स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ हो या कोई भी स्पीशीज़ हो, वो हमारी एनवायरनमेंट के से कैसे लिंक्ड है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। कितनी डाइवर्सिटी है उन स्पीशीज़ के बीच में। ओके, सो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की अगर बात करें तो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस सिंपल है कि जो भी फाइनेंस हमको प्रोवाइड करना है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब व्हाट इज़ कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो ये जो है COP 2022 में अडॉप्ट किया गया था, COP 15 के टाइम पे, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। और ये कन्वेंशन किसका था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का था। इन्होंने क्या किया था, SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो थे 2020 को, उसको रिप्लेस किया था क्योंकि वो एक्सपायर हो गया था 2020 में। और उसके बाद 2022 में ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया। ये जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। और ये इसमें 4 गोल्स हैं, 2050 तक हमको उनको अचीव करना है, और 23 टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करना है। अब 4 गोल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। 4 गोल्स कौन कौन से। तो पहली चीज़, जितने भी ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीशीज़ हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इसको होल्ड करना। इक्विटेबल शेयरिंग जो है, बेनिफिट का प्रोवाइड करना हर कम्युनिटीज़ को। अगर कोई भी कुछ ग्रो कर रहा है तो उसका इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। सस्टेनेबल आपको बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करना, और बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस को क्लोज करना विद द गैप ऑफ $700 बिलियन पर ईयर। अब व्हाट आर द 23 टारगेट्स जो 2030 तक हमको पूरे करने हैं, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो आपके लिए याद करने के लिए ज़रूरी है। पहला है 30% जो लैंड है, इनलैंड वाटर है, मरीन है और कोस्टल इकोसिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। इसको 30x30 टारगेट भी बोला जाता है, डील बोला जाता है। जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं उनको 2050 तक रिप्लेस करना है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ वो होती हैं कि किसी भी स्पीशीज़ को आप प्रोटेक्ट करने के लिए लाते हो अपने उसमें कंट्री में, बट वो कभी कभार क्या होता है कि वो एडवर्स इफ़ेक्ट भी करती हैं क्लाइमेट को और हमारे स्पीशीज़ को जो वहाँ पे है। तो दैट इज़ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तो इन्वेजिव एलियन, लैंटाना कैमरा नाम का आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं। दूसरी चीज़, ग्लोबल फूड वेस्ट जो है उसको हाफ करना है हमको। जो भी एरियाज़ जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, लॉस हो रही है, तो उसको हमको ज़ीरो करना है। रिड्यूस करना है $500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो हैं, जो हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं उनको रिड्यूस करना है। और मोबिलाइज करना है इन्वेस्टमेंट $200 बिलियन इन अ ईयर। सो दिस इज़ 2030 टारगेट एंड कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ठीक है, तो ये जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो इस्टेब्लिश किया गया, ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया। अब गवर्नेंस की अगर बात करें, इस फ्रेमवर्क में कौन कौन से मेंबर होंगे, तो 16 मेंबर डेवलपिंग कंट्रीज से होंगे, 14 मेंबर डेवलप्ड कंट्रीज से, 2 मेंबर जो हैं वो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप और फॉर्मर सोवियत यूनियन से होंगे। अब डिसीजन जो है काउंसिल का वो कंसेंसस बेसिस पे लिया जाएगा, सब मिल के लेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है, याद रखिएगा कौन ट्रस्टी है, वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है। और ये सिमिलर होगा जो कि हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, उसके जैसा ही। अब फंड एलोकेशन की बात करें तो 20% ऑफ द फंड जो है वो हमारी इंडिजीनियस लेड इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लिए जा रहे हैं। दूसरा,
सपोर्ट हमको प्रोवाइड करना है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस को और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फंडिंग सोर्सेज कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के थ्रू, फिलेंथ्रोपी, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सब जो है फंडिंग सोर्सेज हैं, ये हमको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की काउंसिल ने अभी अप्रूव किया है कि $1.4 बिलियन जो है फंड डिसबर्स करेंगे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 1991 में इस्टेब्लिश हुआ और ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल फंड है जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कंसर्न्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए बनाया गया है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि 4 फोकल एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अगर कोई कंट्री कुछ कर रही है तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कर रही है, इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड कर रही है, या ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड कर रही है। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये तीनों एजेंसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें 186 मेंबर है, इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ इट। अदर की इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को ऑपरेट करते हो। तो याद रखिएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है वो लीस्ट डेवलपमेंट फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को ऑपरेट करती है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी May 22 को कॉमरेट करती है और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का सर्व करती है 5 कन्वेंशंस को। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। फाइनेंशियल मैकेनिज्म 5 कन्वेंशंस को करती है। पहला है CBD, दूसरा है UNFCCC, तीसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, और कुछ जो है वो डायरेक्टली लिंक तो नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बट 5 जो है कन्वेंशंस को वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द रिपोर्ट्स जो हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी रिलीज़ करती है। तो पहला है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ये जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साथ मिलके निकालती है। अब इस रिपोर्ट के कुछ की हाइलाइट्स हैं कि इंडिजीनियस पीपल जो हैं वो 40% जो है टेरिटोरियल प्रोटेक्टेड एरियाज़ को ओन करते हैं और 37% इकोलॉजिकल इनएक्ट लैंडस्केप्स को, और लेस देन 1% क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन और अडेप्टेशन फंडिंग जो है वो हमारे इंडिजीनियस पीपल को जाती है, ठीक है। अब ICI क्या है? इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का इनिशिएटिव है जो कि 2022 में लॉन्च किया गया, और ये जो हमारे इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो अपने लैंडस्केप को बचा सकें, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और वो इररिप्लेसेबल इकोसिस्टम है। अब इसके 4 कंपोनेंट है। पहला है लोकल एक्शन लेना है ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स के लिए, फिर ग्लोबल इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, फिर इंडिजीनियस जो पीपल हैं और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लीडरशिप बढ़ानी है, और इंक्लूसिव कंजर्वेशन करना है और एक्शन लेना है उसके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन। तो 11 कंट्रीज़ ने अभी एक ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन किया है रिवर डॉल्फिन्स के लिए इन बगोटा, कोलंबिया, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो ये रिवर डॉल्फिन रेंज जो कंट्रीज़ है जहाँ पे रिवर डॉल्फिन्स मिलते हैं उन सारी कंट्रीज़ ने मिलके लॉन्च किया है। तो बांग्लादेश हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ मिलते हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। तो यहाँ पे जो है हमारे रिवर डॉल्फिन्स मिलते हैं। अब इनका एम यही है कि जितने भी रिवर डॉल्फिन्स हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं उनको रिवर्स करिए, बोथ एशिया एंड साउथ एशिया। रिवर डॉल्फिन स्पीशीज़ को सेफगार्ड करने के लिए आप कुछ ना कुछ फंडिंग प्रोसेस प्रोवाइड करिए और हेल्थ जो है रिवर्स की उनको एनहांस करिए ताकि रिवर डॉल्फिन हमारे बच सके। अब व्हाट अबाउट रिवर डॉल्फिन? रिवर डॉल्फिन के बारे में दे दें, ये एक टॉप प्रेडेटर्स हैं और वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम में है, और ये इंडिकेटर्स हैं हमारी रिवर कैसी, मतलब हमारी रिवर का हेल्थ कैसा है। अब बहुत सारी टाइप की रिवर डॉल्फिन आती है। पहली है अमेजॉन, जिसको पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो भी बोला जाता है। याद रखिएगा, अमेजॉन जिनको पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो भी बोला जाता है, कहाँ मिलेंगी? ऑब्वियसली अमेजॉन रिवर में मिलेंगी। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती हैं, तो लिव्स इन ओनली फ्रेश वाटर। अब IUCN स्टेटस इनका क्या है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो जितनी भी रिवर डॉल्फिन है, मोस्ट ऑफ द रिवर डॉल्फिन, सारी रिवर डॉल्फिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। गंगास की अगर बात करें तो कॉमनली
इनको सूसू बोला जाता है और नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है हमारे इंडिया का। ये हमारे इंडिया और बांग्लादेश में मिलता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में। ये भी एंडेंजर्ड है। अब ये एंडेंजर्ड है और इनके थ्रेट्स क्या क्या है कि हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बैराजेस तो इधर उधर चली जा रही है, फिशिंग वगैरह, पोचिंग, ये सारी चीज़ों के कारण। फिर आते हैं इंदस, जिसको आका भूलन बोलते हैं। ये हमारी पाकिस्तान रिवर व्यास में मिलती है, ये भी हमारी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। फिर टुकुसी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि अमेजॉन रिवर जो है वहाँ पे मिलती है, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में। ये भी एंडेंजर्ड है। इरावडे जो है वो हमारी कोस्टल एरियाज़ जो हैं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के, उसमें 3 रिवर में पाई जाती है। पहली है अरेयरवाडी रिवर जो कि म्यांमार में है। फिर महाकाम इंडोनेशिया बोर्नियो में है। एंड मेकोंग रिवर यहाँ पे पाई जाती है और इसका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी, अगर IUCN स्टेटस पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही याद रखेंगे कि जितनी भी हमारी डॉल्फिन्स हैं, रिवर डॉल्फिन्स हैं, वो हमारी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। हमने PT 365 की जो पॉलिटी वाला सेक्शन आया था, एनवायरमेंट वाला सेक्शन आया था, उसमें भी हमने ये पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो अपील फाइल की गई थी, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स ने फाइल की थी कुछ अपील कि जो वेराइटीज़ है पोटैटो की वेराइटीज़, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया कि उसको हम ये जो है ये राइट नहीं देंगे। अब बैकग्राउंड इशू का क्या है, हम वो देख लेते हैं। FL 2027 एक वैरायटी है पोटैटो की जो इंट्रोड्यूस किसने किया, पेप्सिको ने किया 2009 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट के द्वारा, और उसको रजिस्टर किया अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट के अंदर रजिस्टर किया। अब पेप्सिको ने बोला कि कुछ फार्मर्स जो है गुजरात के, 2019 में उन्होंने बोला कि कुछ फार्मर्स है गुजरात के, वो जो है यही वेराइटीज़ ग्रो कर रहे हैं जो हमने रजिस्टर करवाई है और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट। फिर 2021 में रजिस्ट्रेशन जो है FL 2027 का, उसको पूरी तरह रिवोक कर दिया गया कि ऑन ग्राउंड्स दैट कि क्योंकि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और ये फार्मर्स के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो इसलिए पेप्सिको ने फिर से जो है दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। अब व्हाट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2001 में आया, ये अंडर आर्टिकल 27 क्लॉज 3B जो कि ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, उसके अंदर ट्रिप्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर जो है ये 2001 में बनाया गया और ये जो है कंफर्म करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट 1978। अब वर्ल्ड का ये ओनली IPR लेजिस्लेशन है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट करता है, ना सिर्फ प्लांट ब्रीडर्स को बट ऑल्सो फार्मर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्लांट ब्रीडर्स को भी IPR फॉलो देते हैं और फार्मर्स के राइट्स को भी देते हैं। अब लाइक UPOV जो कि यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, फैसिलिटीज़ जो है प्रोटेक्शन की वो न्यू बस नहीं रहती बट एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ को भी मिलती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना रिगार्डिंग देयर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब प्रोटेक्शन पीरियड क्या क्या होता है, तो ट्रीज़ और वाइन्स के लिए अगर आप IPR ले रहे हो तो 18 साल होता है, अदर क्रॉप्स के लिए 15 साल होता है और एक्सटेंट वेराइटीज़ के लिए भी 15 साल होता है। अब इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ जो इस एक्ट के अंदर बनी है, पहली है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन की बात करें तो इस बॉडी का फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली जितने भी न्यू प्लांट वेराइटीज़ मार्केट में आ रहे हैं उनको रजिस्टर करना, कमर्शलाइजेशन जो है न्यू वेराइटीज़ का उसको कमर्शलाइज करना। दूसरी अथॉरिटी जो है प्लांट वेराइटीज़ प्रोटेक्शन एपिलिएट ट्राइब्यूनल, तो ये जितने भी केसेस हैं प्लांट वेराइटीज़ से रिलेटेड उनकी अपील विद इन 1 ईयर उनको डिस्पोज करनी है और डिसीजन जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब राइट्स क्या क्या इस एक्ट के अंदर दिए गए, तो पहला है ब्रीडर्स राइट। ब्रीडर्स राइट का सिंपल मतलब है कि एक्सक्लूसिव राइट आपको दिया गया है कि आप प्रोड्यूस करिए, आप सेल करिए, आप सो करिए, आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करिए, इंपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट करिए कोई भी प्रोटेक्टेड वैरायटीज़ जो आप डेवलप कर रहे हो, तो दैट इज़ ब्रीडर्स राइट। नेक्स्ट है रिसर्चर राइट। रिसर्चर्स राइट को दिया गया है कि ये जितने भी रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं इस एक्ट के अंदर उसमें आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो और ऑल्सो उस वैरायटी को यूज़ कर सकते हो अदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। याद रखिएगा रिसर्चर्स राइट्स भी दिए गए हैं।
कि उस वैरायटी को यूज़ करके आप अदर कोई वैरायटी डेवलप कर सकते हो, और रजिस्टर्ड वैरायटीज़ जो है उसमें आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो। अब फार्मर्स के राइट क्या गया है, फार्मर्स को बोला गया है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और अपनी वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट अ न्यू वैरायटी एंड एंटाइटल टू रजिस्टर। दूसरी चीज़, अपनी वैरायटी को आप सेव कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, सो कर सकते हो, रीसो कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, और किसी भी फार्म प्रोड्यूस में सेल कर सकते हो, इंक्लूडिंग सीड्स ऑफ द वैरायटी। अब इनको ब्रांडेड सील जो है ऑफ अ वैरायटी जो भी प्रोटेक्टेड है इस एक्ट के अंदर, उसको सेल आप नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, ब्रांडेड सीड्स को आप सेल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी तो फार्मर्स को कंपनसेट किया जाएगा। सो दीज आर द 3 राइट्स गिवन अंडर दिस एक्ट। तो दिस इज होल एक्ट। अब आते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेब्लिश की गई बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। 1961 में अडॉप्ट किया गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, और ऑब्वियसली जो भी हमारे प्लांट वेराइटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको सीड ट्रीटी भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सीड ट्रीटी भी बोला जाता है। तो ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट ने अभी दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट अडॉप्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़। अब ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट है क्या, ये सेक्रेटेरिएट है हमारे सीड ट्रीटी का, जो कि फाओ की है। अब जो हमारी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, ये क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं जो कि हमारे क्रॉप वेराइटीज़ को फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, इंक्लूड सीड्स एंड अदर प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स। अब व्हाट इज़ द गाइडलाइंस ऑफ दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट। तो पहली चीज़, हमको जितने भी यूएन इंस्ट्रूमेंट है हमारे रिलेटेड टू फार्मर्स के राइट्स के और प्लांट वेराइटीज़ से रिलेटेड, उन सबको फंक्शनल सिनर्जी बनाना है, उन सबको कोऑर्डिनेशन बनाना है। एक फार्मर मैनेज सीड सिस्टम हमको इस्टेब्लिश करना है या सपोर्ट करना है फॉर ट्रेडिशनल वेराइटीज़, और उनको जितने भी मार्केटिंग वैल्यू चेन है उसको बढ़ाना है, और फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्डअप करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। नेक्स्ट आते हैं हम सीड ट्रीटी की बात करते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो हमारे प्लांट्स हैं और जेनेटिक फूड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 2001 में अडॉप्ट की गई, बट 2004 से जो है एनफोर्स में है, और इंडिया इसके मेंबर है, इंडिया पार्टी है। अब ये जो है जितने भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने की बात करती है अक्रॉस द बॉर्डर थ्रू अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। और ये जो है इन्होंने ही गाइडेंस दिया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सवलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जो कि नॉर्वे ने, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे फंड करती है, और अभी जो है 2023 में इसकी 15th एनिवर्सरी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड ट्रीटी। नेक्स्ट कम टू अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव। तो सबसे पहला है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो वो सिर्फ 1% जो है अर्थ सरफेस का मतलब 1% जो है अर्थ सरफेस का वही बस आती हैं। बट अगर बात करें हार्बर की, तो मोर देन 20% ऑफ द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी यहीं पर मिलती है। अब अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो जितनी जो भी हेरिटेज साइट है जिसकी भी यूनिवर्सल वैल्यू हो और आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, उसको कंजर्व किया जाता है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। अब इसमें साइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कल्चरल, मिक्स्ड एंड नेचुरल। इंडिया से अगर बात करें तो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आपको याद करने की ज़रूरत है, मतलब नाम तो याद होने ही चाहिए, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, 1 मिक्स साइट्स है। 1 मिक्स टाइप की जो साइट है दैट इज़ कंचनजंगा हमारा है वो है। और 7 नेचुरल साइट्स में ये आ जाते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कालादियो नेशनल पार्क जो कि हमारा राजस्थान में है, नंदा देवी एंड वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क हमारा ये हो गया, काजीरंगा आसाम में है, मानस आसाम में है, फिर सुंदरवंस हमारा वेस्ट बंगाल में है, और वेस्टर्न घाट्स। तो दीज आर द 7 नेचुरल साइट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो ये जो है पीपल को, जो भी पीपल है वहाँ पे जो रह रहे हैं उस एरिया में, उनको नेचर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बताती है, रिकग्नाइज करती है और उनको
फंडामेंटल नीड बताती है कि हमको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। पार्टीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? 195 स्टेट पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, और ये 5 C's पे वर्क करती है। पहला है क्रेडिबिलिटी, दूसरा कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट कम टू ब्राज़ाविले समिट और समिट ऑफ द 3 बेसिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये समिट जो है वो ब्राज़ाविले में हुआ है, जो कि कैपिटल है कॉन्गो की, जहाँ पे हमारे प्लैनेट के 3 इकोलॉजिकल लंग्स है उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्वेशन करने की बात की गई है। अब 3 बेसिन्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉन्गो बेसिन, दूसरा है अमेजोन बेसिन, तीसरा है बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन। अब ये जो बेसिन है, ये 3 ग्लोबल इकोसिस्टम है, वो 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहीं पर मिलता है, और 2/3 ऑफ द अर्थ की बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पर मिलती है, तो इसलिए जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने लॉन्च किया है। अब ये जो जितने भी वाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जितने भी पोचिंग हो रही है, और जितनी भी जूनोटिक डिसीज़ आ रही हैं, तो वाइल्ड ट्रैफिकिंग और जूनोटिक डिसीज़ में क्या लिंक है वो बताने के लिए बात की है। चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जो है उन्होंने ये कंट्रीज़ जो है इनिशियल कंट्रीज़ है जो कि प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हुई हैं। फिर आते हैं बेलम डिक्लेरेशन। तो अभी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बेलम डिक्लेरेशन साइन किया है, ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलम। अब अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल सोशियो एनवायरमेंटल ब्लॉक है जो कि अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी फॉर्म की साइन किया। इसमें जो हमारी अमेजॉन रिवर के आसपास की कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, जैसे कि बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुइनिया, पेरू, सूरीनेम एंड वेनेजुएला। बेलम डिक्लेरेशन की बात करें तो जितने भी इंडिजीनियस पीपल हैं वहाँ के, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए ये लॉन्च किया गया। और इन्होंने ये भी बोला कि वो अमेजॉन अलायंस टू फाइट डिफॉरेस्टेशन भी लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो अभी 33rd कॉन्फ्रेंस जो है इसकी ऑर्गेनाइज की गई है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ की, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में बताती है अक्रॉस द बॉर्डर्स। जेनेसिस इनका 1924 में हुआ इन रिस्पॉन्स टू रिंडरपस कैटल प्लेग। हेडक्वार्टर पेरिस में है। ऑब्वियसली जितनी भी डिसीजेज हैं एनिमल से रिलेटेड हो रही हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको सेटअप करने के लिए बनाई गई, और इसके पार्टी इंडिया भी है, 183 मेंबर्स है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट एक्सटिंक्शन अलर्ट इशू किया है फॉर द वैक्यूटा पोर्पोइज व्हेल्स। अब ये व्हेल्स जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो सिर्फ नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वहाँ मिलती हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, 1946 में बनी। जो भी व्हेल स्टॉक्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया और ऑर्डरली डेवलप करना व्हेल इंडस्ट्री। 88 कंट्रीज़ हैं, पार्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्टीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे जितने भी कन्वेंशंस हैं। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ है। तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया है, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को अमेंड करेंगे। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है क्या? तो ऑब्वियसली ये तब बनाया गया जब हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया था 1992 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया। अब ये जो है डिसेंट्रलाइज 3 टायर्ड मैकेनिज्म डेवलप करती है। पहली है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पे। अब ये जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उनको फुलफिल करने के लिए बनाई गई, और ये शेयरिंग बेनिफिट्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बताते हैं। और बेनिफिट्स जो है वो वेरियस फॉर्म्स में आप शेयर कर सकते हो, मॉनेटरी कंपनसेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी शेयर कर सकते हो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट? ऑब्वियसली जो भी प्रेशर है हमारे वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट पे उनको रिड्यूस करना,
फास्ट ट्रैकिंग रिसर्च प्रोवाइड करना, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोवाइड करना और रिसर्च के रिजल्ट को ट्रांसफ़र करना, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एनहांस करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। अब व्हाट आर द की चेंजेस जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए गए? तो पहला है एक्सटेंशन ऑफ द एग्जेम्पशन। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में क्या था कि आपको जितनी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को अगर आपको खरीदने एसेस करना है, कहीं से लेना है, तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए था रेगुलेटरी अथॉरिटी का। बट अभी जो है इसमें से कुछ एग्जेम्पशंस किए कि जितने भी आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, लोकल पीपल और कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए जो है एग्जेम्पशंस है कि वो जो है बिना प्रायर अप्रूवल के भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो आयुष, लोकल पीपल एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो पहले आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए थी अप्लाई कर, मतलब अगर आपने आईपीआर के लिए अप्लाई किया है तो आपको पहले नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है, इंडिया से। बट यहाँ पे अभी 2023 में उन्होंने कुछ चेंज किया है। उन्होंने बोला सिर्फ अप्रूवल के लिए नहीं, एक्चुअल ग्रांट भी अगर आपको आईपीआर का लेना है तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड नॉलेज है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ आपको शेयर करनी पड़ेगी। बट अभी कुछ कम्युनिटीज़ को एग्जाम किया है, जैसे कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एग्जाम कर दिया कि उसकी नॉलेज आप शेयर ना भी करें तो चल जाएगा। ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ की बात करें तो ऑफेंसेस अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया है तो 5 इयर्स तक 5 इयर्स का जेल होगा, 5 इयर्स जेल होगी या फिर फाइन और दोनों लग सकता है। बट अभी इसको ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और मॉनेटरी एक्सपेंसेस बढ़ा दिए कि मॉनेटरी जो आपके वो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे, तो 1 लाख से 50 लाख देने पड़ेंगे। और अगर आप कंटिन्यू कॉन्ट्रवेशन कर रहे हो तो आपके पेनल्टी 1 करोड़ तक भी हो सकती है। अब एक्सपेंशन ऑफ एनबीए, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का रोल को अभी एक्सपैंड, मतलब उनके मेंबर्स को एक्सपैंड किया है। तो पहले 2002 के एक्ट में क्या था कि उसमें 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स थे अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। बट अभी इन्होंने बोला कि 16 एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से, फिर 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 1 मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ओके, सो दीज आर द चेंजेस डन इन अमेंडमेंट बिल 2023। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। जब हमने यूएनएफसीसी पढ़ा था उसके और यूएनसीसीडी भी पढ़ लिया हमने। यूएनसीबीडी ये 3rd इंपॉर्टेंट बॉडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि 1992 में बनी और इसके 3 गोल्स थे: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो 196 पार्टीज इसके मेंबर है, इंडिया भी इसके मेंबर है और इंडिया ने तीनों प्रोटोकॉल्स जो है इनके रेटिफाई किया है। पहला है नागोया प्रोटोकॉल, वो बेनिफिट शेयरिंग के लिए है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए और नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल लाइबिलिटी के लिए। अब अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सीबीडी की गवर्निंग बॉडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है और कन्वेंशंस कवर बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। अब आते हैं पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है अभी लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने गोवा में। अब पीबीआर है क्या? पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एक डॉक्यूमेंट है जो कि लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट कवर करेगी, उनके बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बताएगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में। और ये डिराइव किससे होगा? थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को कि आप जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पब्लिश करिए, प्रिपेयर करिए। अब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होंगे, 6 मेंबर होंगे जो लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और इसमें 1/3 वुमेन होंगी और 18% ST/SC होंगे। फंक्शन उनका होगा कि जितना भी जहाँ पे भी उनका जुरिडिक्शन आता है वहाँ पे लोकल लेवल पे आपके पास पावर है कि आप फीस लेवी कर सकते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में और एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। नेक्स्ट आते हैं द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये दोनों एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी कुछ रूल्स को नोटिफाई किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में। अब 2 रूल्स उन्होंने नोटिफाई किया है। पहला है वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर्टिकल रूल्स 2023। अब यहाँ पे बोला है कि जितने भी आप वाइल्ड एनिमल्स आर्टिकल ट्रॉफी हैं, आर्टिकल्स हैं जो
वाइल्ड एनिमल से मिलके वाइल्ड एनिमल्स को मार के बने हुए या फिर ट्रॉफीज़ हैं, उनका डिस्पोजल जो है वो स्पेसिफाइड मैनर में होना चाहिए, जो स्पेसिफाई कौन करेगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी ऑथराइज करती है, तो वो इंसिनरेशन जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं ऑफ सच गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर। अब इंसिनरेशन जो है वो कमिटी के प्रेजेंस में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। फिर ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज लाइसेंस रूल्स 2023, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जितने भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो लाइसेंस के लिए, तो उसका प्रोसीजर, फी, रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे उन एनिमल्स के लिए जो अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 4 में है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लेने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज लेना पड़ेगा टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो फाइनल लाइसेंस भी प्रोवाइड करेंगे और लाइसेंस कैंसिलेशन का भी ऑर्डर जो है दे सकते हैं। सो दीज आर द 2 रूल्स। नेक्स्ट कम टू अदर की प्रोविजंस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022। तो आपको पता था कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें 6 शेड्यूल थे, इसमें 4 शेड्यूल कर दिए गए, और इन्होंने वर्मिन का जो शेड्यूल था उसको, वर्मिन स्पीशीज़ का शेड्यूल को रिमूव कर दिया और एक न्यू शेड्यूल जोड़ा जो कि साइट्स के लिए है। तो पहला शेड्यूल क्या है, एनिमल स्पीशीज़ जिनको हाईली प्रोटेक्शन दिया जाए तो वो शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 2 में वो एनिमल स्पीशीज़ आते हैं जिनको लेस प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर शेड्यूल 3 में हमारे प्लांट वेराइटीज़ आते हैं, और शेड्यूल 4 में जो भी स्पीशीज़ हमारे अपेंडिक्स साइट्स के अंदर हैं वो स्पीशीज़ हमारी शेड्यूल 4 में आती हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स जो है वो कौन डिक्लेयर करेगा, वाइल्ड एनिमल्स को वर्मिन कौन डिक्लेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। अब कुछ न्यू चैप्टर्स जोड़े गए 5B फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, और अभी इन्होंने सेंटर को भी एम्पावर किया है कि वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को जो हमारे इंडिया में नेटिव नहीं है उनको रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को, एलिफेंट का यूज़ उन्होंने परमिट कर दिया है फॉर रिलीजियस एंड एनी अदर पर्पसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक मैनेजिंग अथॉरिटी और एक साइंटिफिक अथॉरिटी फॉर्म करेगी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स एंड स्पीशीज़, और वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इंटरेस्ट किया है कि वो कंट्रोल मैनेज करेंगे जितनी भी सेंचुरीज हैं हमारे स्टेट में। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. I will start tiger conservation in India and cheetah and all these species I will start in second lecture. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.